हाँ जी। तो फिर आज हम कर्नाटिक वार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि एंग्लो की जो हमारे जो पीछे जो चीज़ें हुई, जो क्या था, अराइवल्स इन इंडिया, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस तरीके से इंडिया में अराइवल हुई। हमने ऑर्डर की बात करी थी। ऑर्डर में सबसे पहले पुर्तगालीज रहे, पुर्तगालीज के बाद डच, डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद डेनिश, पांचवे जो आए थे वो फ्रेंच, और फिर उसके बाद स्वीडिश। हमने बात करी थी कि सबसे पहले जो इंडिया की खोज करने के लिए स्पेन की जो क्वीन थी जिनका नाम था एलिजाबेथ, उन्होंने कोलंबस को भेजा, उन्होंने वेस्ट इंडीज को सर्च किया। पुर्तगीज का किंग था जिनका नाम था हेनरीज, उन्होंने अपने राजदूत को भेजा था जिनका नाम था बार्थोलोमू दियाज, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की सर्च करी। फिर उसके बाद हम पहले की बात करते हैं जो थे पुर्तगालीज। पुर्तगालीज का जो बार्थोलोमी डियाज था वो 1487 में उन्होंने केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका की खोज करी थी। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था और कालीकट जो कि केरला का एक पोर्ट था वहाँ पर उसने अपने पहली बार अब्दुल मलिक से मिला था। फिर उसके बाद वो कालीकट के जैमरिन वास्को दी गामा से मिले थे। जैमरिन मतलब किंग। और जब वो यहाँ से अब उस सामान को जो गिफ्ट उन्होंने दिए थे उसको ले जाकर दोबारा से पोर्तुगीज लेकर गए थे तो उन्होंने 60 टाइम प्रॉफिट को अर्न किया था। सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था पेड्रो अल्वारे दी कोब्राल, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री कोची में स्टैब्लिश करी थी 1503 में। और पहले जो इस फैक्ट्री के गवर्नर थे 1505 में बनाए गए थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। सेकंड गवर्नर ओल्फोंजो दी अल्बुकार्क जो कि रियल फाउंडर थे पुर्तगीज के। और इन्होंने सबसे पहले पुर्तगीज एम्पायर स्टैब्लिश किया था इंडिया में जिसका नाम था इस्तादो दी अल्मीडा। 1510 में उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था और तीसरे गवर्नर बने थे वहां पर निन्नो दी कुन्ना, जो कि 1530 में उन्होंने गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। फिर हमने बात की थी कि पुर्तगालीज किस लिए हमारे इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे, क्योंकि अरेबिक ट्रेडर्स पहले से ही यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। दूसरा, उन्हें उनको इंडिया छोड़ने का एक दूसरा रीज़न ये भी बोला जाता है कि वहाँ पर उन्हें ब्राज़ील की जो माइंस थी वहाँ मिल गई थी, गोल्ड माइंस उन्हें मिल गई थी, और वो इंडिया की रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाए थे। और अल्फोंजो दी अल्बुकार्क जो कि गवर्नर था, सेकंड गवर्नर था जिसे 1509 में बनाया गया था, उसने मैरिटल रिलेशन जो थे इंडियन वुमेन्स के साथ स्टार्ट कर दिए थे। फिर उन्होंने यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, कार्ड सिस्टम, आर्माडा सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद डच आए थे, सेकंड एक्सप्लोरर। सबसे पहले जो डच आया था इंडिया में उसका नाम था कार्निलिस डी हुतमान, जो कि 1596 में आया था। और 1602 में इन्होंने पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी 1605 में मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में हैगा। और फिर दूसरी जो उन्होंने मेन डच फैक्ट्री बनाई थी चिनसुरा बंगाल में, जो कि 1653 एडी में बनाई थी। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बिदारा में ये जो डच है वो ब्रिटिशर से हार जाते हैं। बैटल ऑफ बिदारा 1759 एडी में हुई थी। और फिर वो लोग मसालों का व्यापार करने के लिए इंडोनेशिया चले जाते हैं। कहा जाता है जो ब्रिटिशर्स का कमांडर था उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद तीसरे जो थे उनका नाम था ब्रिटिशर्स। पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे जिनका नाम था जॉन मिल्ड हैंस्टन, जो कि 1599 एडीज में आए थे। ये पहले एक्सप्लोरर थे ये इंडिया में। फिर उन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 एडी में बनाई थी, जिसका पूरा नाम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और इसका दूसरा नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। और क्वीन एलिजाबेथ ने ट्रेड मोनोपोली के लिए 15 साल के लिए इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया था। और ये जो एक्सटेंड था हर 20-20 साल तक इन्हें एक्सटेंड करते जाने लग गए थे। फिर ब्रिटिश रूल्स को कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए अपने 2 फारसी स्पीकर एम्बेसडर थे जिन्होंने उन्हें जहांगीर के महल में भेजा। पहले थे जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस और दूसरे थे सर रॉय थॉमस। सर रॉय थॉमस के बाद इन्होंने पहली अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया 1608 एडी में सूरत में। लेकिन सूरत वाली जो इनकी कंपनी थी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि ऑलरेडी पुर्तगालीज यहाँ पर अपना ट्रेड कर रहे थे, जो कि अपने ट्रेड को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर ही नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर उनको अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने नहीं दी गई। फिर उन्होंने पहली
जब वो कंपनी बंद हो गई तो उन्होंने अपनी पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की 1611 एडी में। फिर 1632 गोलकुंडा का जो सुल्तान था उनके लिए गोल्डन फरमान पेश किया था और उन्होंने उनको 500 पगोडास के कॉइन दिए थे। फिर वो उन लोगों ने अपनी जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी उड़ीसा हरिद्वार में 1633 में। 1639 एडी में उन्होंने अपनी फैक्ट्री मद्रास में इस्टेब्लिश कर दी थी। वो मद्रास जिसको रीनेम मद्रास जो चेन्नई से रीनेम होके बना था, है ना। और इसके जो रियल फाउंडर थे जिनका नाम था सेंट जॉर्ज, और इनके जो फाउंडर थे मद्रास के जिनका नाम था फ्रांसिस डे। फिर उन्होंने अपनी जो दूसरी फैक्ट्री थी 1668 एडी में बॉम्बे में बनाई थी और 20 साल के बाद दोबारा इन्होंने 1698 एडी में उन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया था। कहाँ पर? कोलकाता में। और इनकी 3 प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी 20-20 साल के गैप में, हम देख सकते हैं इस चीज़ को। फिर कहा जाता है 1717 एडी में जो इनके लिए जो जॉन सरमन थे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था जब मुगल एम्पायर से मिला था जिनका नाम था फर्रुख सियार इनको ट्रेड की मोनोपोली दे देता है और कंपनी को ट्रेड करने के लिए बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दे देता है 3,000 रुपये से, और 10,000 रुपये में उन्हें सूरत का पोर्ट बेच देते हैं। और उसके बाद ये कंपनी को क्या बोलते हैं, कंपनी जो है वो कोलकाता में ज़मीन खरीद सकती है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ओम्स के एग्रीमेंट से जो एग्री करते थे इस बात से कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था। फिर डेनिस आते हैं। डेनिस अपनी कंपनी श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपनी कंपनी को ब्रिटिश को बेचकर चले जाते हैं। फिर फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच पहली बार अपनी कंपनी को सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं 1668 एडी में। फिर 1669 एडी में मसूलीपट्टनम। 1673 एडी में वो जो पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश कर देते हैं, है ना, किंग कंपनी, जो कि फोर्ट लुइस जो थे वो पहली बार पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश कर देते हैं। और जो इनके रियल फाउंडर हैं जिनका नाम है फ्रांकोइस मार्टिन, और 1674 एडी में ये अपनी जो कंपनी है उन कॉलोनी कंपनीज को चंद्रशेखर नगर बंगाल में इस्टेब्लिश करते हैं, और 1690 से 1692 तक वो अपनी फैक्ट्री को यहाँ पर पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर स्वीडिश आते हैं। स्वीडिश जो है वो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपना जो ट्रेड है वो चाइना के साथ कंडक्ट करा लेते हैं। देखो हमने पिछली 2 क्लास को मात्र 7 मिनट में यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। तो आज हम पढ़ते हैं कर्नाटिक वॉर के बारे में। एंग्लो फ्रेंच वॉर या फिर कर्नाटिक वॉर जो हुई थी, ठीक है ना, इसमें ऑल ओवर 3 वॉर हुई थी। हम यहाँ पर इसमें ऑल ओवर 3 वॉर्स हुई थी और हम एक एक करके इन तीनों वॉर्स को पढ़ेंगे। और ये जो वॉर्स हुई थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी कर्नाटक प्रिंसिली स्टेट के साथ, ठीक है ना। पहले जो कैपिटल थी कर्नाटक की वो अरकाट थी। अब हम पहले कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे जो 1746 से लेकर 1748 तक चली। 2 ही साल तक चली थी। 40 यहाँ पर मेंशन है, इसको एक बार चेक कर लेना। ये मैं बोल रहा हूँ 1746 से 1748 तक यहाँ पर ये जो वॉर हुई थी ये चली थी। इसका सबसे मेन रीज़न जो बताया जाता है कि ऑस्ट्रिया में सबसे पहले जो सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था, है ना, ऑस्ट्रिया में जिस तरीके से जो किंग के सिलेक्शन को लेकर वहाँ पर सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों में ऐसा कहा जाता है जब भी कभी भी किसी देश में 2 लोगों के बीच में अगर स्ट्रगल चल रहा होता था तो वो 2 लोग भारत के या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर बैठे रहते थे तो उन दोनों के बीच में फाइट हो जाया करती थी। तो जिस वजह से इसका सबसे पहला रीजन ऑस्ट्रिया का सक्सेशन भी बताया जाता है। और ब्रिटिश के जो कैप्टन थे जिनका नाम था बार्नट, तो जो बार्नट थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था फ्रेंच का जो शिप था। इसका दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है
तीसरा रीजन ये बताया जाता है कि जो फ्रेंच का गवर्नर था जिसका नाम था डुप्लेक्स, और उसको ला बोर्डोनेलिस भी बोला जाता था, जो कि मॉरिशस से था, उसने ब्रिटिशर्स को मद्रास में डिफीट किया था और उनसे वो मनी को कलेक्ट करके लेकर चला गया था। फिर उसके बाद काफ़ी लंबी फाइट के बाद ये कहा जाता है कि इनके बीच में ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी का नाम था अल्फ्लागी चैपलिन, जो कि जर्मनी में हुई थी, जिसकी वजह से ये जो वॉर थी एंड हो गई थी, और मद्रास वाज गिवन टू द ब्रिटिशर्स। वो जो मद्रास था, जो फ्रेंच के जो गवर्नर थे डुप्लेक्स ने कैप्चर किया था, वो उन्हें दोबारा दे दिया जाता है। फिर ये बोला जाता है कि इन्हीं के बीच में बैटल ऑफ सेंट थोम हुई थी। देखो यहाँ पर मेंशन होगा बैटल ऑफ सेंट थोम। हमने बात करी थी ना एलिक्स ला चैपलिन, इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी की वजह से जो सारी चीज़ें थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में सुधरने लग गई थी। इसी के बीच में सबसे बड़ी जो फाइट हुई थी हमारे इंडिया के जो हाँ हाँ एक बैटल हुई थी यहाँ पर, बैटल ऑफ सेंट थॉम, जो कि अडयार रिवर के पास हुई थी। उसमें जो फ्रेंच और अनविरुद्ध के बीच में हुई थी, जहाँ से फ्रेंच का जो कमांडर आया था जिसका नाम था पैराडाइज, और अनविरुद्ध का जो कमांडर आया था जिसका नाम था मुस्तफ़ा खान, महफूज खान। तो इसमें जो पैराडाइज के जो कमांडर्स थे, फ्रेंच के कमांडर थे, वो ऑल ओवर 937 मैन थे, लेकिन जो महफूज खान थे उनके पास 10,000 से भी ज़्यादा मैन थे। लेकिन फिर भी आदमियों की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी जो फ्रेंच थी वो यहाँ पर जीत गई थी, क्योंकि उनके पास मॉडर्न तलवार थे, मॉडर्न जो हथियार थे। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। देखो, जो स्मॉल फ्रेंच आर्मी, एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी जिनके कैप्टन थे पैराडाइज, है ना, जो मैंने बताया, जो कि डिफीट कर देते थे डिफीट किया था जिन्होंने इंडियन की आर्मी के, जिनके कमांडर थे महफूज खान, ठीक है ना। और इसको कहते थे, और कहाँ पर, सेंट थॉम के पास और नियर द एडेयार रिवर। देखो यहाँ पर मेंशन हो रखा है, ये रहा ना, एट द बैंक ऑफ अडेयार रिवर। ये इस चीज का रिजल्ट होकर निकला था। ये ऑल ओवर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर। सेकंड कर्नाटक वॉर का सबसे बड़ा मेन रीजन बताया जाता है कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में। ये आपस में इंडिया के दो राजा आपस में लड़ रहे थे, यही सेकंड कर्नाटिक वॉर है। जो सेकंड कर्नाटिक वॉर है वो 1749 एडी से लेकर 1754 एडी तक चली। इसका सबसे मेन रीजन है इंटरनल, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा मेन रीजन है इसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा कहा जाता है कर्नाटक में के जो नवाब थे जिनका नाम था चांदा साहिब, वो फ्रेंच के साथ थे, और अनविरुद्ध इस बार हारने फ्रेंच वाले के साथ हारने के बाद, जैसे बैटल ऑफ सेंट थॉम में जब वो हार गए थे फ्रेंच से, तो ब्रिटिशर्स के पास चले गए। तो वो अब ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे। और हैदराबाद के दो किंग थे जिनका नाम था, दो किंग नहीं थे, जो किंग के लिए सक्सेसर की फाइट हो रही थी, जो दो जने थे जिनका नाम था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। मुजफ्फर जंग कौन थे? ये आसफ जाह के ग्रैंडसन थे, और नासिर जंग जो थे वो आसफ जाह के पहले बेटे थे। तो जो आसफ शाह थे वो अपनी जो राज्य का सक्सेसर था वो नासिर जंग को नहीं मानना चाहते थे। तो इसलिए जो नासिर जंग है इस चीज से नाराज होकर ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। एक रीजन ये भी था कि जो आसफ शाह प्रथम जो थे, वो नासिर जंग मतलब अपने बेटे को राजा इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि जो नासिर जंग थे उन्होंने अपने पिता को मारने की कोशिश करी थी 1741 में। तो इसलिए उन्होंने उन्हें मारकर अपने राज्य से बाहर भगा दिया था, जिसकी वजह से जो नासिर जंग थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अपने राज्य को पुनः पाने की कोशिश में वो अपने ही लोगों से लड़ाई करने लग जाते हैं, जिसकी सिक्योरिटी की वजह से मुजफ्फर जंग, जो कि ग्रैंड सन हैंगे आसफ जहाँ के, वो फ्रेंच के साथ मिल जाते हैं। तो अब आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि जो रियलिटी में जो फाइट हो रही है वो अब किस किस के बीच में हो रही है। पहला चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग, ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ हैं, वर्सेस जो फाइट हो रही है अनवरुद्दीन, जो कि बैटल ऑफ सेंट थोम में ब्रिटिशर से हारा है,
है ना, अनवरुद्दीन के साथ मिला हुआ है, क्या नाम है, नासिर जंग। इन लोगों का साथ दे रही है फ्रेंच, और इन लोगों का साथ दे रही है ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच में फाइट देखते हैं। तो इन लोगों के जो बीच में फाइट होती है, उसको उस फाइट का नाम है बैटल ऑफ एम्बूर, जो कि 1749 एडी में होती है, जहां पर अनवरुद्दीन जो है वो फाइट करते करते मर जाता है। अब भाई ये जो अनवरुद्दीन है, ये फाइट करते करते इनकी डेथ हो जाती है। और जो नासिर जंग है, वो कुछ समय के बाद बैटल में वो भी मर जाते हैं। फ्रेंच जो है इस चीज को, यहाँ पर ये दोनों ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंच को जो कंक्लूड करते हैं, और जो सब्सिडियरी अलायंस है वो मुजफ्फर जंग और फ्रेंच की भी आर्मी के बीच में हो जाता है। ठीक है ना। और इस समय जो फ्रेंच के आर्मी के जो स्टेशनरी थे, है ना, वो हैदराबाद में, और इनके जो फ्रेंच के कमांडर थे जिनका नाम था बूसी, और मुजफ्फर जंग जो है वो उनको जो कृष्णा रिवर है उसका पूरा का पूरा साउथ पार्ट दे देता है। और इंग्लिश के जो कमांडर है जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, अलोंग विद 210 सोल्जर के साथ, है ना, यहाँ से हारने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है वो 210 सोल्जर्स के साथ अरकात को कैप्चर कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो फ्रेंच का जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो जाता है। फ्रेंच जो है वो अपने, जिनको डुप्लिक्स है, डुप्लिक्स को रिप्लेस कर देते हैं गोडवी के साथ, और अपना न्यू गवर्नर बना देते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, जो कि जनवरी 1755 में हो जाती है। ठीक है ना। गवर्नर जो थे इसका जो चेंज होता है टोटल, है ना, इस फाइट की वजह से जो फ्रेंच की आर्मी थी वो फाइनेंशियली लॉस में चली जाती है, और जो गवर्नर है वो डुप्लेक्स से चेंज करके चार्ल्स रोबल गॉडवी को बना दिया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनको चोट पहुंचती है। और गॉडवी जो है वो द पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन को अडॉप्ट करते हैं और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करते हैं वहां पर, है ना। दिस इज अंडर द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एग्रीज नॉट टू इंटरफेयर। तो, है ना, तो इस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में ये बात की गई, जो इंग्लिश है वो फ्रेंच के बीच में किसी भी तरीके का नेगेटिव इंटरफेरेंस या फिर नेटिव प्रिंसेस के आधार पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो जाती है। फिर इसके बाद जो थर्ड कर्नाटिक वॉर होती है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं बैटल ऑफ बांडीवास, इसमें फ्रेंच और अपने ब्रिटिशर्स की फाइट होती है। ठीक है ना। द रीजन इसका क्या बताया जाता है, जो इसका टाइम पीरियड है वो 1700, किसी किसी बुक में 1757 भी लिखा रहता है, 1757 से 1763। यहाँ पर मेंशन है 1758 से 1763। तो जो एनसीईआरटी हैगी, उस एनसीईआरटी में 1757 मेंशन किया हुआ है, तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। इसका जो रीजन बताया जाता है वॉर का, कि इंग्लैंड और फ्रेंच का जो कनाडा में ऑक्यूपेशन था उसको लेकर इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है। बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ था, जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कमांडर आया था जिसका नाम था आयरकूट, और फ्रेंच की तरफ से जो कमांडर आए हुए थे, दो कमांडर आए हुए थे जिनका नाम था लाली और बूसी। यहाँ पर मेंशन किया होगा, देखो ये रहा लाली, और दूसरा यहाँ पर किसी को बूसी करके उनका नाम है ना। और जो हमारे ब्रिटिशर्स की तरफ से आए थे उनका नाम था आयरकूट, यहाँ पर मेंशन किया होगा, देखो ये रहा आयरकूट और लाली, और दूसरे का नाम था बूसी। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, जहाँ पर चंद्रनगर को छोड़कर उन जो फ्रेंच है वो सारी की सारी जितनी भी टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई करी थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंच आर्मी है वो हार जाती है। इसका रिजल्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, और उसके बाद हमने देखा कि 1759 को जो बैटल ऑफ बिदारा हुई थी, जिसमें डच का लॉस हुआ था ना, बेदरा।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1760 में जो बैटल ऑफ बांडीवास हुई है, उस बांडीवास में कौन हार गया है? फ्रेंच हार गया है। अब फ्रेंच हारने के बाद अब हम नोटिस कर सकते हैं कि अब इंडिया में एक ही पावर इस्टेब्लिश्ड हो गई है, जिसका नाम है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं इस बार, क्योंकि फ्रेंच उस समय पावर थी और फ्रेंच की पावर अब इन्होंने ख़त्म कर दी है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि 1600 जो कि बाकी बची हुई जो पावर थी 1693 में जो डच था, उन्होंने पौंडीचेरी जो कैप्चर किया था और रिजविक एग्रीमेंट के थ्रू ब्रिटिशर्स को दे दिया था। और फोर्ट सेंट डेविड जो थे, उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया था। और ब्रिटिश जो है वो अपना जो ट्रेड का जो सेंटर है उन्होंने बना लिया था अब पुडुचेरी को। तो अब हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है वो इसी समय से पावरफुल होने लग गई थी। अब हम मेन कोज पढ़ेंगे, द कोज ऑफ इंग्लिश सक्सेशन एंड द फ्रेंच फेलियर, है ना। इंग्लिश ब्रिटिशर्स क्यों सक्सेस हो रहे थे और फ्रेंच क्यों किस लिए फेलियर की तरफ जा रहे थे। पहला, द लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ब्रिटिशर्स, है ना, कि जो ब्रिटिशर्स पे जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कम था उस समय, और जो हमारे फ्रेंच में थे, फ्रेंच में गवर्नमेंट का कंट्रोल कुछ ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो गवर्नर थे, है ना, डुप्लेक्स को डेविस को बदल दिया था, जिसकी वजह से जो डेविस था वो नया गवर्नर था, जिसकी वजह से वो चीज़ों को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। सुपीरियर ऑफ ब्रिटिश नेवी एंड द ब्रिटिश सिटी अंडर द कंट्रोल, तो जो ब्रिटिश नेवी है वो ऑलरेडी सुपीरियर है, और ब्रिटिशर्स जो थे सुपीरियर थे ना। हमने बात करी जो ब्रिटिश की नेवी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत लंबे समय से ऑलरेडी इंडिया में स्ट्रगल किया हुआ था, तो उन्होंने इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन और इंडिया की नेटिव लैंग्वेज के बारे में, नेटिव लोगों से इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन थे, जिसकी वजह से फ्रेंच यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ब्रिटिशर्स के पास जो थे स्ट्रॉन्ग फंड थे, लेकिन फ्रेंच के पास स्ट्रॉन्ग फंड्स नहीं थे, जो कि हमने ये शो किया था कि जब इनकी फाइट हुई थी किसमें, बैटल ऑफ अंबूर, जो कि 1749 में हुई थी, जहां पर हमने देखा था कि जो फ्रेंच की जो आर्मी है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी। सुपीरियर ब्रिटिश कमांडर जो थे वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे, ऑलरेडी उन्होंने कई फाइट्स में लड़ाई की हुई थी। तो ये 4 रीज़न बताए जाते हैं कि जो जो फ्रेंच है वो फेल हो गया, और जो जो इंग्लिश है यानी कि जो ब्रिटिशर्स है वो डिक्लाइन हो गया। तो थैंक यू।